स्वागत है दोस्तों आपका हमारा इस YouTube चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में 2 दिन अभी आपका बाकी है, 19 तारीख को एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि एक बहुत सारा क्यों ना क्विक रिवीजन करवा दें। इससे 7 क्वेश्चन आपका पेपर 1 और पेपर 2 में आने की संभावना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट संकलन किया गया है, ठीक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें, 2 दिन आपके पास है। एक बार क्विक रिवीजन इसको देख लें कि आप लोग इसमें से कितना जानते थे, कितना पता था। और जो अगर भूल गए होंगे तो वो इस वीडियो के माध्यम से आपको याद आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और ये हमारा जेपीएससी के लिए जो 19 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ये हमारा आखिरी वीडियो अपलोड होगा जेपीएससी के लिए। और इसलिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से। और जेपीएससी के लिए, पीटी के लिए केवल यहीं तक हमारा साथ था। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और ये आखिरी वीडियो है जेपीएससी पीटी के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का हम प्लान बनाएंगे, तो फिर आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से हम बता देंगे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टेस्ट सीरीज एकेडमी के नाम से, वहाँ पे भी अपडेट कर दिया जाएगा। सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो 2 दिन के समय में ये क्विक रिवीजन कर लें। इससे 7 क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है झारखंड के वन्य प्राणी संरक्षण अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वही। तो सबसे पहले आप नोट कर लें कि झारखंड में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर पूछेगा कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और यह लातेहार में है। और अगर पूछेगा वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कि एक राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है और कई जैविक उद्यान है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इसमें मेन है। नेक्स्ट आइए अब झारखंड की प्रमुख वन्य प्राणी संरक्षण संस्थान के बारे में। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, एक ही जो है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और यह लातेहार जिले में स्थित है। और विश्व में, याद रखिएगा, विश्व में सबसे पहले बाघ गणना का कार्य 1932 में यहीं से आरंभ हुआ था। तो आप लोग इसे हमेशा याद रखिएगा कि विश्व में सबसे पहला बाघ गणना का कार्य कहाँ पे आरंभ हुआ था। अगर राज्य पूछेगा तो झारखंड। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कब हुआ था, तो 1932। तो यहाँ से देखिए 5-6 क्वेश्चन निकल के हमारा आ रहा है। और एक चीज़ है कि भारत सरकार ने 1973-74 से इसी राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना का संचालन यहीं से कर रही है। और यह झारखंड में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। पिछली राष्ट्रीय बाघ गणना आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में 3 बाघ मतलब हैं अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, बोला कि पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पे है कि यह झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का अभ्यारण्य है, ठीक है, जो कि पलामू में है। एक बार मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने कोई टेस्ट करवाया था, तो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य शायद गलती से मैंने लातेहार बता दिया था। तो ये पलामू में है, ठीक है। पलामू नाम है इसलिए ये पलामू जिले में है, ठीक है। तो ये झारखंड का, याद रखिएगा, एकमात्र राष्ट्रीय स्तर के अभ्यारण्य है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। झारखंड के शेष सभी अभ्यारण्य राज्य स्तरीय हैं। और यह पलामू अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो पूछेगा कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी तथा यहाँ हाथी, सांभर जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। तो पूछेगा पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा 1976 का। नेक्स्ट है ये तीसरा में, बोरा की दलमा अभ्यारण्य। तो यह अभ्यारण्य पहले पूछेगा कि किस जिले में है, तो दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम जिले में है। और भारत सरकार ने 1992 से इसे जिले में हाथी परियोजना की शुरुआत की है। तो भारत सरकार जो है 1992 में इस जिले में हाथी परियोजना की शुरुआत की है। इस स्थिति में स्थित सारंडा का वन हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क के खनन के कारण इस अभ्यारण्य को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच रही है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, महुआ टार अभ्यारण्य। तो महुआ टार अभ्यारण्य ये है लातेहार जिले में और इस अभ्यारण्य में विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति का संरक्षण का कार्य चल रहा है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। नेक्स्ट है ये उधवा पक्षी झील बिहार। तो यह जो है यह साहेबगंज जिले में स्थित है
उधवा पक्षी झील बिहार पूछता है कि किस जिले में है, तो याद रखिएगा यह साहेबगंज जिले में स्थित है तथा प्रवासी पक्षियों के लिए यह प्रसिद्ध है। और यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के कई प्रकार के पक्षी आते हैं। और इसकी स्थापना पूछेगा कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए यहाँ पे 11 जो वन्य जीव अभयारण्य है वो हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में, कब स्थापना हुई थी और किस जिले में। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो 11 वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान तो एक ही है, ठीक है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। अब झारखंड में स्थित 11 वन्य जीव अभयारण्य में देख लीजिए, उधवा झील पश्चिम बिहार, इसकी स्थापना 1991 में और यह साहेबगंज में स्थित है। कोडरमा अभयारण्य 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और यह कोडरमा में स्थित है। और पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में किया गया था और यह जो है यह गुमला जिले में है। और दलमा अभयारण्य का स्थापना 1976 में किया गया था और यह पश्चिम सिंहभूम में है। महुआ टार अभयारण्य का स्थापना 1976 में किया गया था और ये लातेहार में है। और हजारीबाग अभयारण्य 1976 में इसकी स्थापना है और यह हजारीबाग में है। पलामू अभयारण्य पलामू में 1976 में। गौतम बुद्ध अभयारण्य याद रखिएगा, गौतम बुद्ध अभयारण्य पूछेगा तो इसकी स्थापना 1976 में, ये कोडरमा में है, ठीक है। और तोपचांची अभयारण्य पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो तोपचांची अभयारण्य 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और यह धनबाद में है। और लावालौंग अभयारण्य जो है ये 1978 ईस्वी में स्थापना हुई थी और इसकी जो जिला है यह चतरा में स्थित है। और पारसनाथ अभयारण्य जिसको समेत पर्वत यहीं पे है, तो ये है गिरिडीह में स्थित हो जाएगा और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। तो 11 ही भी आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पे कुछ वन्य प्राणी संरक्षण का कुछ मैप दिया गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइए प्रमुख पक्षी विहार, ठीक है। तो जो प्रमुख है वही मैं बता दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में है, ठीक है, तिलैया डैम यहीं पे है और जो कि बराकर नदी पे है तिलैया डैम। अब देखिए तेनू घाट पक्षी विहार, ये याद रखिएगा, ये बोकारो में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार, ये आप लोग को पता होगा, बोकारो में। ईचागढ़ पक्षी विहार, ये याद रखिएगा, सरायकेला खरसावा में है, ठीक है, चांडिल के नज़दीक है ये, जमशेदपुर के नज़दीक, टाटा के नज़दीक है ये। और उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है। तो ये आप लोग 5 याद कीजिएगा, इससे हो सके एक क्वेश्चन रहे, तो ये 5 आप लोग याद रखिए। चलिए कुछ जैविक उद्यान जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। पहला तो बिरसा जैविक उद्यान, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और यह रांची के ओरमांझी में स्थित है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? बिरसा जैविक उद्यान 1954 में, और ये आपका रांची हजारीबाग रोड पे स्थित है। नेक्स्ट आइए नेहरू जैविक उद्यान। नेहरू जैविक उद्यान की स्थापना 1980 में की गई थी और यह बोकारो जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मगर प्रजनन केंद्र, मगर मतलब मगरमच्छ, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और यह IUCN कार्यक्रम के तहत रांची जिले में मुट्टा रुक्का डैम पर, मतलब मुट्टा रुक्का ग्राम में स्थित है। तो यहीं पे रांची के ही नज़दीक है और ये रुक्का डैम उसी पे बना हुआ है। नेक्स्ट आइए बिरसा मृग विहार, मृग मतलब होता है हिरन, तो बिरसा मृग विहार, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और यह झारखंड के खूंटी जिले में कालामाटी नामक स्थान पर स्थित है और यह सांभर व चीतल के संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है मछली घर, इसकी स्थापना 2018 में किया गया था और यह जो है यह बिरसा जैविक उद्यान के जस्ट सामने ही स्थित है, रांची में। चलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आइए झार पार्क्स। तो ये झार पार्क्स क्या है? तो देखिए इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण, तो इसी को शॉर्ट में बोलते हैं JPMDA के द्वारा संचालित किया जाता है। तो कुछ पार्क वैसे हैं झारखंड में जिनका संचालन झार पार्क्स यानी कि JPMDA के द्वारा किया जाता है और इसके तहत झारखंड में 10 पार्कों को शामिल किया गया है, जिसमें तो टोटल 6 पार्क केवल रांची में ही स्थित है, जबकि एक पार्क हजारीबाग, सिल्ली, जमशेदपुर एवं दुमका में है। तो यहाँ पे देख लेते हैं रांची में जो 6 पार्क है वो देख लेते हैं और कौन कौन से पार्क हैं। ये 10 पार्क एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं इस पे भी। तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची, नक्षत्र वन रांची, नक्षत्र वन आपका रांची राजभवन के पास है। ऑक्सीजन पार्क रांची, निर्मल महतो पार्क आपका हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पास है, ये जस्ट बगल में ही है। नेक्स्ट आइए घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर में है, दीनदयाल पार्क रांची में, सिद्धू कानू पार्क रांची में, श्री कृष्णा पार्क रांची में, अंबेडकर पार्क सिल्ली में है और सिद्धू कानू पार्क, देखिए सिद्धू कानू पार्क यहाँ पे देख लीजिए, एक दुमका में है और एक रांची में है, ठीक है।
चलिए अब वन प्रबंधन एवं वन्य जीव संरक्षण योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल करके आएगा, ठीक है। तो बस ये चार टॉपिक है, मतलब यहीं से एक क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास यूएनसीईडी पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तथा 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा टिकाऊ वन प्रबंधन के क्रियान्वयन पर बल दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक नोट कीजिएगा कि 1882-85 ईस्वी में झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो जे.एफ. हैबिट के द्वारा किया गया था। तो पूछ सकता है कि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएंगे जे.एफ. हैबिट के द्वारा, जो कि समकालीन बंगाल सरकार ने हैबिट की रिपोर्ट के आधार पर ही वर्ष 1909 में वनों की सुरक्षा हेतु एक समिति का गठन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, 1985-86 तक झारखंड में 42% क्षेत्र में वन थे, जो आज घटकर केवल 29.61% रह गए हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण संतुलन के लिए कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन अनिवार्य माना गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए 33% भूभाग पर मतलब पर्यावरण संतुलन, यानी कि झारखंड में जो है वो पर्यावरण असंतुलन की स्थिति बन गई है। नेक्स्ट आइए, हाँ नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछता है कि कब लागू किया गया? तो 1972 ईस्वी में लागू किया गया। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1972 में। नेक्स्ट बोल रहा है कि झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? जो अभी आपको बताया कि 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और यह एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अतिरिक्त 11 वन्य जीव अभ्यारण्य एवं कई जैविक उद्यान हैं, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य से हाथी परियोजना की शुरुआत हुई, और यह देश का प्रथम गज यानी कि हाथी संरक्षण केंद्र था, जिसे भारत सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए आप लोग कि पक्षी गणना 2018 के अनुसार झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में पक्षियों की संख्या में 34.73% की कमी आई है। और यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा कि 2018 में झारखंड में पक्षियों की कुल संख्या 46,883 है, जिसमें 26,996 केवल प्रवासी पक्षी झारखंड में आए थे। चलिए नदियों से कुछ जुड़ा विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, सोन नदी को छोड़कर झारखंड की सभी नदियां बरसाती हैं। तो पूछता है कि क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी नदी हैं जो बरसाती नहीं है? तो उसमें सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी जो है ये बरसाती नदी नहीं है, बाकी झारखंड में सभी जो नदियां हैं वो बरसाती नदी हैं, यानी कि मानसून पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट आइए, मोर जिसको मयूराक्षी भी बोलते हैं, मयूराक्षी ज़्यादा फेमस नेम है, इसका उपनाम मोर है। तो मयूराक्षी नदी एकमात्र झारखंड की नदी है जिसमें नौका चालन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा कि गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले साहेबगंज से होकर गुजरती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि गंगा नदी पूछ सकता है कि झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल एक ही जिला है, साहेबगंज, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसके संरक्षण के लिए 2009 में, कौन सी ईस्वी में? 2009 में झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट ये है कि झारखंड में वार्षिक औसत वर्षा पूछेगा तो कितनी होती है? तो 125 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और झारखंड में टोटल 8 नदी बेसिन है। कौन कौन से वो 8 नदी हैं? तो उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल, शंख, दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई, अजय और मयूराक्षी नदी। तो यही झारखंड में केवल 8 नदी बेसिन हैं। चलिए अब कुछ नदी के नाम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है, और उनका उद्गम स्थल और मुहाना वो किस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, सोन नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक पहाड़ी है, और इसके मुहाना जो है गंगा नदी में अंतिम में मिल जाती है। उत्तरी कोयल का जो उद्गम स्थल है वो रांची पठार है, और इसका मुहाना जो है वो सोन नदी है। और पुनपुन का है मध्य प्रदेश का पठार है, इसके मुहाना जो है वो गंगा। मुहाना मतलब जो नदी जहाँ से निकल करके जिसमें मिल जाती है फाइनली,
ठीक है, तो पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठार से निकलती है और फाइनली वो गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी का देखिए, ये लातेहार का टोरी है इसका उद्गम स्थल, और ये हुगली नदी में मिलती है जो कि पश्चिम बंगाल में है। स्वर्ण रेखा का जो उद्गम स्थल है वो नगड़ी रांची है, और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है बराकर नदी, इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर है, और इसका मुहाना जो है वो दामोदर है। नेक्स्ट दक्षिणी कोयल है, इसका भी उद्गम स्थल नगड़ी रांची है, और यह जो है शंख नदी उड़ीसा में इसका मुहाना है। और मयूराक्षी नदी इसका जो है वो उद्गम स्थल जो है वो तिरकुट पहाड़ी देवघर में है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये हुगली में मिलती है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी, ये दुधवा पहाड़ी दुमका इसका जो है दुधवा पहाड़ी दुमका इसका जो है वो आपका उद्गम स्थल है, और ये हुगली में जाकर मिल जाती है अंत में। तो यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ये नदियों के उपनाम। तो यहाँ पे देखिए, पुनपुन का जो उपनाम है किकट या बागामधी, सकरी का सुमागधी, दामोदर का देव नदी, और बंगाल का शोक इसको कहते हैं। वहीं पे फल्गु नदी का उपनाम है अंतःसलीला, और चानन का पंचाने, और मयूराक्षी का मोर आपको अभी बताया था। तो मयूराक्षी याद रखिए, और पुनपुन का याद रखिए, और दामोदर का याद रखिए। नेक्स्ट आइए राज्य के कुछ प्रमुख जलप्रपात, इसमें से कुछ जो हैं 5 वो याद कर लीजिए, और यहीं से एक क्वेश्चन आएगा आपका। तो देखिए, एक पहला जो इंपॉर्टेंट है ये तो आपको अब लगभग याद हो गया होगा, बहुत बार टेस्ट में हमने दिया था इसे। तो देखिए, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों एक ही है। बूढ़ा घाघ पूछ दे ऑप्शन में या लोधा घाघ दे दे ऑप्शन में, आप लोग दोनों सेम समझिएगा, ठीक है। तो बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, ये जो जलप्रपात है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है 466 फीट यानी कि 142 मीटर है, और यह उत्तरी कोयल के सहायक नदी बूढ़ा घाघ पर स्थित है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा घाघ पर स्थित है, और यह किस जिले में है? तो लातेहार में है। तो पहला क्वेश्चन तो हर हाल में आप लोग याद रखिए, पहला कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, इसकी ऊंचाई 466 फीट या 142 मीटर। किस नदी पर है? तो बूढ़ा घाघ नदी पर है। बूढ़ा घाघ किसकी सहायक नदी है? तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उसके बाद अगर पूछेगा कि पहला पूछ करके ना पूछे कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तब आप लोग हुंडरू पे आइएगा, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात रांची जिले में है, और यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई 98 मीटर यानी कि 321 फीट है, और यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर में जोन्हा फॉल, जोन्हा जलप्रपात जिसको कि गौतम धारा भी कहते हैं, यह भी रांची में है, और यह राढ़ू नदी पर स्थित है, ठीक है। और मान्यता एक ये है, गौतम धारा इसका नाम इसलिए पड़ा कि मान्यता एक ये है कि इसके अनुसार गौतम बुद्ध ने इस जल में स्नान किया था, ठीक है। नेक्स्ट है ये चौथा नंबर दस्सम फॉल यानी कि दस्सम जलप्रपात, यह भी रांची जिले में है, और यह कांची नदी पर स्थित है, जो कि रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट है ये पंचघाघ, पंचघाघ जो है ये खूंटी में स्थित है, ठीक है। और पंचघाघ, इससे 5 बहनों की कथा जुड़ी हुई है पंचघाघ जलप्रपात से। उसके बाद यहाँ पे ये हिरनी में, हिरनी जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, यह पश्चिमी सिंहभूम में है, और यह रांची चाईबासा सड़क पर चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर उत्तर में रामगढ़ा नदी पर स्थित है। तो हिरनी आप लोग याद रखिएगा, हिरनी जलप्रपात रांची चाईबासा सड़क पर चक्रधरपुर में है, ठीक है। उसके बाद आइए घाघरी, घाघरी आपका जलप्रपात लातेहार में है, नेतरहाट के नज़दीक। उसके बाद रजरप्पा, आप लोग ये तो फेमस है, रजरप्पा जो है रामगढ़ में है, रामगढ़ गोला रोड में, और ये जो है रजरप्पा मंदिर के उत्तरी रजरप्पा मंदिर के निकट यहाँ पे दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित यह छोटा सा जलप्रपात है। तो पूछेगा रजरप्पा जो है जलप्रपात वो किस नदी के संगम पर है? तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर। नागफेनी आपका गुमला में है, और यहाँ पे आपका उसके बाद फिर कुछ नहीं है, इससे आपका पूछ सकता है। ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे और है तो अगर आप लोग देख सकते हैं तो देख लें, कुछ कुछ स्टॉप करके वीडियो यहाँ पे पढ़ लें कि कौन कहाँ पे है, जो आपको अगर इसमें से लगता है कि नहीं आपको और जानना चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट, झारखंड के महत्वपूर्ण बांध और झील यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पतरातू बांध किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा नलकारी नदी पर, जिला रामगढ़ में।
कुनार बांध कुनार नदी पर, और इसका जो जिला में है वो हजारीबाग जिले में है। बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर है हजारीबाग में। पंचेत बांध आप लोग याद रखिएगा ये दामोदर नदी पर है और धनबाद में है पंचेत बांध, ठीक है। और तेनू घाट बांध भी है दामोदर नदी पर, ये बोकारो में है। और अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है, कोडरमा में स्थित है ये। मैथन बांध आपका बराकर नदी पर है, और ये मैथन यहाँ पे कोडरमा नहीं होगा, यहाँ पे धनबाद होगा मैथन डैम, ठीक है, गलती इसमें दिया गया है। बोकारो बांध आपका बोकारो नदी पर है, बोकारो में। कनाडा मासनजोड़ जो बांध है ये मयूराक्षी नदी पर है, कनाडा के सहयोग से इसको बनाया गया है, ये दुमका में है। और गैतलसूद बांध स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये रांची में है। और ईचा बांध जो है खरकई नदी में है, ये पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। चलिए अब कुछ झील देख लें। तो झील रांची में, मैथन झील देखिए यहाँ पे धनबाद है, ये सही दिया हुआ है। तुमचांची झील धनबाद में, जुबली झील आपका जमशेदपुर में है। और डुडको झील जमशेदपुर में, हजारीबाग झील हजारीबाग में। और बिचकिलिया झील चतरा में है। और डिमना झील पूर्वी सिंहभूम। तो ये डिमना आप लोग याद रखिएगा, जुबली तो आपको याद होगा, तुमचांची याद रखिएगा, और डुडको झील याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें से शायद में भी एक क्वेश्चन आए या फिर नहीं भी आए, लेकिन हम लोग इसे देख लेते हैं, ठीक है। पूछेगा कि झारखंड का औसत तापमान क्या है, औसत तापमान, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोग मारिएगा। और पूछेगा कि झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा जमशेदपुर, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है झारखंड में सबसे गर्म महीना मई है, और मई महीने में नार्वेस्टर प्रभाव से होने वाली तड़ित झंझायुक्त वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। और गर्मी के मौसम में यहाँ चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में मानसून का प्रवेश 10 जून को होता है, और झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा स्थान नेतरहाट पठार 180 सेंटीमीटर है। अगर पूछेगा राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो नेतरहाट, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ देगा तो हजारीबाग मारिएगा। ये नहीं कि गलत करके आ जाए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ रहा है या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ रहा है। अगर वर्षा वाला स्थान पूछेगा तो नेतरहाट 180 सेंटीमीटर वर्षा, और अगर जिला पूछेगा तो हजारीबाग हो जाएगा आंसर। तो ये दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए। आई होप कि ये कंफ्यूजन आपका आज दूर हो गया होगा। नेक्स्ट है झारखंड का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है, तथा सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान जो है वो नेतरहाट हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। चलिए तो यहाँ पे आपका आज पूरा परीक्षा उपयोगी जितना भी था, आज बहुत सारा अच्छा बेहतर क्वेश्चन का संकलन करवा दिया है। उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पता होगा, और बहुत सारे कुछ क्वेश्चन का अगर पता भी नहीं होगा तो ये आपका फटाफट रिवीजन सीरीज में आपका याद हो गया होगा, आप लोग एक बार देख लिए होंगे, और एग्जाम में अब उम्मीद करते हैं कि आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए ये 19 सितंबर को जो 7 से 10 जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आखिरी वीडियो था, और यहीं तक का हमारा पीटी के लिए सपोर्ट रहा, आप लोग के लिए अच्छा रिस्पांस दिया। और भी अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट इन एडवांस आप लोगों के लिए। 19 सितंबर के लिए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन का रिव्यू गया, पोल करवाएंगे कि लोग कितने अच्छे से गए हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कट ऑफ वगैरह पे भी डिस्कस करेंगे सारा। और एग्ज़ाम देने से पहले एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि एग्ज़ाम देने से पहले एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया उसे अच्छे से पढ़ ले, फॉलो कर ले, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आप लोग गलती कर देंगे और एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाएंगे तो आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे सब कुछ आप लोग फॉलो कीजिए, और जो भी कुछ मांगा गया है उसे सबसे पहले एग्जाम देने से पहले 2 दिन पहले ही सब कुछ वो जो भी उसमें लिस्ट में दिया गया है कि ये चीज़ रखना है, उसको आप लोग एक जगह फाइल में रख ले, ताकि एग्जाम के दिन आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।